सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड के बारे में। ये कहानी है निक वाइल्ड की, जिसे जुए खेलने की लत है, इसीलिए वो कभी भी लास वेगस से बाहर नहीं जा सका और वो हमेशा से ही लास वेगस में रह रहा है। लेकिन निक एक बेहतरीन फाइटर है और वो किसी को भी बड़ी ही आसानी के साथ मार सकता है और किसी को भी मारने के लिए उसे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है। और निक अपने इस लत से परेशान हो चुका है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते, इसीलिए वो छोटे मोटे काम लेते रहता है, जैसे किसी की धुलाई करना और किसी का बॉडीगार्ड बनना। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक रेस्टोरेंट का दृश्य आता है और यहाँ पे हम निक को बैठा हुआ देखते हैं और निक यहाँ पे शराब पी रहा होता है। तभी यहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की आती है और निक उस लड़की को घूरने लगता है, इसीलिए वो लड़की जाकर के दूर बैठ जाती है। तभी यहाँ पे इस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुमने अपनी 3 बीवियों से भी यही कहा होगा, इसीलिए मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं। और अब इनका झगड़ा होने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे निक आ जाता है और वो इस लड़की को छेड़ने लगता है और इस चीज को देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और वो निक से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे मनाती है और उसे बाहर लेकर के चली जाती है और बाहर भी जाने के बाद ये दोनों झगड़ने लगते हैं और इन दोनों का झगड़ा चल ही रहा होता है। तभी बाहर निक फिर से आ जाता है और वो एक बार फिर से इनसे बदतमीजी करने लगता है और वो इस लड़की के बॉयफ्रेंड को मारने ही वाला होता है। तभी वो आदमी निक को बहुत मारता है और निक नीचे गिर जाता है और अब वो आदमी निक को माफी मांगने के लिए कहता है और निक माफी मांग करके यहाँ से चला जाता है। और इस चीज को देखने के बाद इस आदमी की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो इस आदमी से गले मिलती है और कहती है कि वो शादी के लिए राजी है। तभी हमारे सामने शहर के दूसरे तरफ का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक गाड़ी को देखते हैं और यहाँ पे कुछ लोग चलती हुई गाड़ी से एक लड़की को बाहर फेंक देते हैं और ये लड़की बुरी तरीके से घायल होती है। इसीलिए कुछ लोग इस लड़की को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पे हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम है हॉली। और अब यहाँ के नर्स बार बार हॉली से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की, लेकिन हॉली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो उन लोगों का नाम तक नहीं जानती। तभी हम फिर से निक को देखते हैं और अब निक पहुँचता है सिल्वर स्पून नाम के एक कैफे में और निक हमेशा यहीं पे रहता है और निक इस जगह को अपने ऑफिस की तरह मानता है, इसीलिए वो अपने सारे डीलिंग्स यहीं पे करता है। इसीलिए निक जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, निक के पास साइरस नाम का एक लड़का आता है और वो निक को उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहता है क्योंकि साइरस को भी जुए खेलने की लत है और उसे लगता है कि वो जब भी कसिनो में जाता है तब कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, इसीलिए साइरस हमेशा डरा रहता है। इसीलिए साइरस चाहता है कि जब भी वो कसिनो में जाए तब निक उसके साथ जाए और निक इस काम के लिए मान जाता है। इसीलिए यहाँ से निकलने के बाद निक एक बार फिर से पहुँचता है उसी बार में जहाँ पे वो रात में था। तभी यहाँ पे हम उसी आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने निक को रात में पीटा था और ये आदमी आकर के यहाँ पे निक का शुक्रिया अदा करता है और हमें पता लगता है कि ये सब उनकी प्लानिंग थी और निक ने जानबूझ के इस आदमी से मार खाई ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे इंप्रेस हो सके। और इस काम के लिए निक ने $500 मांगे थे, लेकिन अभी आदमी निक से बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड इससे शादी करने के लिए राजी हो गई है। इसीलिए वो निक को $1000 देता है, लेकिन निक कहता है कि मुझे सिर्फ $500 चाहिए क्योंकि मैंने $500 की बात की थी और मैं अपने जबान का बिल्कुल पक्का आदमी, इसीलिए ना मुझे 1 पैसा ज्यादा चाहिए और ना 1 पैसा कम। और इस बात को सुनने के बाद वो आदमी और भी खुश हो जाता है और वो निक को $500 देकर के यहाँ से चला जाता है और निक पहुँचता है बार के अंदर और इस बार में जो वेट्रेस होती है वो निक की दोस्त है, इसलिए वो निक को कहती है कि तुमसे एक लड़की मिलना चाहती है जिसका नाम है होली। और निक होली को पहले से जानता है, इसीलिए निक पहुँचता है होली के पास और निक होली की हालत देख करके परेशान हो जाता है क्योंकि होली को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी हुई है। इसीलिए अब निक होली से बात करने लगता है और निक पहले से होली को जानता है क्योंकि होली एक वेश्या है और निक और होली एक अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए अब निक होली से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तब होली कहती है कि वो कल होटल से वापस आ रही थी, लेकिन वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर घुसी उसे 3 लोग मिल गए और 3 में से 2 लोग जरूरत से ज्यादा लंबे थे और तीसरा आदमी उनसे थोड़ा छोटा था। इसीलिए मुझे लगता है कि तीसरा आदमी उनका बॉस था। इसलिए उसने मुझसे कहा कि क्या तुम पार्टी करना चाहोगी और मैंने कहा कि नहीं। इस बात से वो आदमी गुस्सा हो गया और वो मुझे जबरदस्ती लेकर के अपने कमरे में चला गया, लेकिन कमरे में जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तब मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। उसके बाद वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और जब मैंने मना किया तब उसने मुझे बहुत पीटा और उसके बाद उसने मेरा बलात्कार किया और उस आदमी के बाद उसके दोनों बॉडीगार्ड आ गए और उन लोगों ने भी मुझे पीटा और फिर उन लोगों ने भी मेरा बलात्कार किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को पकड़ो। और इस बात को सुनने के बाद निक कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। तब होली कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए अगर मैं पुलिस वालों के पास गई तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं कौन सा होटल में गई थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बस उनका नाम पता करो और एक बार अगर मुझे नाम पता लग जाएगा उसके बाद मैं खुद पुलिस वालों के पास जाऊंगी और उन तीनों पे केस करूंगी। और इस बात को सुनने के बाद निक भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। इसीलिए निक सबसे पहले पहुंचता है उस होटल में और उस होटल में काम करने वाली एक महिला से बात करता है जिसे निक पहले से जानता है और वो महिला कहती है कि आज शाम मुझे तुम एक कैफे में मिलो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। और शाम को निक पहुंचता है उस कैफे में जहाँ पे वो महिला भी आती है और वो बताती है कि उस आदमी का नाम है डैनी डेमार्को और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो हमेशा ही अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ घूमता है और वो दोनों बॉडीगार्ड्स बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि उस आदमी से जितना दूर रह सकते हो उतना
दूर रहो, क्योंकि अगर एक बार तुमने उससे पंगा ले लिया तब वो तुम्हारा लास वेगास में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर देगा। इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो डैनी के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भूल जाओ। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद निक कॉल करता है होली को और उनका नाम बताता है और कहता है कि अब यहीं पे मेरा काम खत्म होता है। तब होली कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन तीनों को पकड़ो और उन्हें सबक सिखाओ। और इस बात को सुनकर निक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, मैं इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता। तब होली कहती है कि तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा बलात्कार करने के बाद उसने मेरे योनि के अंदर बंदूक डाल दिया और फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे कहो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और अगर तुम्हारे बातों में सच्चाई होगी तब मैं गोली नहीं चलाऊंगा, वरना मैं अभी के अभी गोली चला दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद होली बहुत ही ज्यादा डर गई, इसीलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि वो उससे प्यार करती है। तब डैनी ने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और इस बात को सुनने के बाद डैनी ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उस बंदूक के अंदर गोली नहीं थी। फिर भी मुझे बहुत ही तेज झटका महसूस हुआ और उस झटके से इतना दर्द हुआ कि मेरी पूरी रूह कांप गई और वो दर्द मौत से भी बदतर था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन तीनों को पकड़ो और सबक सिखाओ। लेकिन निक इन सारी बातों को नहीं मानता और वो फोन रख करके चला जाता है। और यहाँ से जाने के बाद निक पहुंचता है साइरस के पास और उसे लेकर के जाता है कसिनो में, जहाँ पे साइरस जुआ खेलने लगता है और निक बैठ करके शराब पी रहा होता है। लेकिन निक के दिमाग में अभी भी होली की बातें घूम रही होती है, इसीलिए निक यहाँ से जाने लगता है। तब साइरस उसे रुकने के लिए कहता है। तब निक साइरस को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं करने वाला, इसीलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है और किसी भी कसिनो में आने के लिए किसी भी बॉडीगार्ड की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है होली के पास और वो होली को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसे पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। लेकिन होली निक को कहती है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ, इसीलिए मैं और भी ज्यादा परेशानियों में फंस जाऊंगी। लेकिन मुझे कैसे भी उस आदमी से बदला लेना है, इसीलिए अगर तुमने इस काम को नहीं किया तब मैं अकेली जाऊंगी और उन तीनों से लड़ूंगी। तब निक कहता है कि तुम क्या चाहती हो, कि मैं जाऊं और वहाँ पे मारा जाऊं, और अगर मैं जाने के बाद वहाँ पे मारा गया तब क्या होगा? तब होली कहती है कि तुम नहीं मरोगे, मुझे पता है, और अगर तुम्हें कुछ भी होगा तब मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा। और अब इन बातों को सुनने के बाद निक कहता है कि जैसे मैं तुम्हें कॉल करूं तुम इस एड्रेस पे आ जाना, और होली भी मान जाती है। और अब निक पहुंचता है उस आदमी के होटल और वो दरवाजा खटखटाता है। तभी उसके बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और जब वो लोग निक के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है, तब निक अपने आप को एक दलाल बताता है कि वो लड़कियां सप्लाई करता है। और इस बात को सुनने के बाद वो लोग उसे अंदर आने देते हैं। और अब निक पहुंचता है डैनी के पास और डैनी निक से पूछने लगता है कि लड़कियां कहाँ पे हैं, और निक बातें बनाने लगता है। तब डैनी निक से पूछता है कि क्या वो लड़की खूबसूरत है? तब निक कहता है कि हाँ, वो लड़की खूबसूरत थी। और इस बात को सुनकर निक कहता है कि खूबसूरत थी मतलब? तब निक बताता है कि तुमने कल रात उसे बदसूरत बना दिया। और इस बात को सुनने के बाद डैनी समझ जाता है कि निक किस लड़की के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए डैनी भी थोड़ा डर जाता है और वो $50,000 निकाल करके निक को देने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं उन सारी चीजों का मुआवजा भरने को तैयार हूँ। तब निक कहता है कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इस बात को सुनकर डैनी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक निकालता है और वो अपनी बंदूक को निक पे तान देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तब मेरी तारीफ करो, और अगर मुझे तुम्हारे बातों में सच्चाई लगी तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद निक उसकी तारीफ करने लगता है और देखते ही देखते निक को लगता है कि काम खराब हो रहा है, इसीलिए निक यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो एक ही चुटकी में इसके दोनों बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर देता है। तब डैनी इस पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन निक जल्दी इसे भी बेहोश कर देता है और इन तीनों को बेहोश करने के बाद निक इन तीनों को बांध देता है। और तब वो यहाँ पे होली को बुलाता है और अब होली यहाँ पे डैनी को टॉर्चर करने वाली होती है, इसीलिए वो अपने पर्स के अंदर से एक कैंची निकालती है। तभी डैनी होली को भी कहता है कि $50,000 वहाँ पे पड़े हैं, इन पैसों को लो और सारी चीजों को भूल जाओ। और अब इस बात को सुनने के बाद होली $50,000 को निक को दे देती है और वो डैनी से कहती है कि ये कभी भी पैसे के बारे में नहीं था, कि उस बारे में था जो तुमने मेरे साथ किया, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि दर्द क्या होता है। और इतना कहने के बाद वो कैंची से डैनी का योनी काटने लगती है और वो डैनी के योनी का थोड़ा सा हिस्सा काट देती है, इसीलिए अब डैनी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। तब होली डैनी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वही गेम खेलना चाहती हूँ जो गेम तुमने मेरे साथ खेला। अभी ये कैंची तुम्हारे योनी के ऊपर है और अभी तुम्हें मुझे बताना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और अगर तुम्हारे बातों में मुझे सच्चाई लगी तब मैं तुम्हारे योनी को ऐसे ही छोड़ दूंगी, और अगर मुझे कुछ भी झूठ लगा तब मैं तुम्हारे योनी के 2 टुकड़े कर दूंगी। और इस बात को सुनने के बाद डैनी यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है और वो बच्चे की तरह रोने लगता है और वो होली से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और इन सारी चीजों को उसके दोनों बॉडीगार्ड्स देख रहे होते हैं और होली देखती है कि ये बहुत ही ज्यादा डर चुका है और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, इसीलिए निक और होली यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और होली निक को सारे पैसे रखने के लिए कहती है, लेकिन निक कहता है कि मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। तब होली कहती है कि हम दोनों को लास वेगास से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि डैनी हमारे पीछे आएगा, इसीलिए तुम्हें इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इस बात को सुनने के बाद निक आधे पैसे रख लेता है और आधे पैसे वो होली को दे देता है। और अब निक के पास $25,000 है, इसीलिए निक इन सारे पैसों को लेकर के पहुंचता है कसिनो में और वो लास वेगास छोड़ने से पहले अपने किस्मत को आजमाना चाहता है, इसीलिए निक यहाँ पे जुआ खेलना शुरू करता है। और आज निक की किस्मत उसका साथ देती है, इसीलिए निक जल्दी $25,000 को $50,000 बना लेता है और वो इस चीज को एंजॉय कर रहा
होता है। तभी यहाँ पे साइरस आता है और निक साइरस से सॉरी कहता है और कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कभी भी कसिनो में आने के लिए बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए तुम बेझिझक यहाँ पे आया करो। और निक साइरस से बातें कर ही रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि उसे और जुआ खेलना चाहिए। इसीलिए निक $50,000 को लेकर के पहुंचता है और वो एक बार फिर से जुआ खेलना शुरू करता है और वो एक के बाद एक बाजी जीतते ही जाता है और जल्दी ही वो $2.5 लाख जीत जाता है। इसीलिए अब वो आखिरी बाजी खेलता है। अगर वो इस बाजी को जीतेगा तब उसके पास $5 लाख होंगे। इसीलिए अब क्लब के सारे लोग निक को देखने लगते हैं और निक इस बाजी को भी जीत जाता है। इसीलिए अब निक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो साइरस से कहता है कि वो जल्दी ही लास वेगास छोड़ देगा क्योंकि अब उसके पास $5 लाख है और वो 5 साल आराम से ऐश करेगा। और इतना कहने के बाद वो कैश काउंटर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी निक को एक अटैक आता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि 5 साल के बाद उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए आज उसे और जुआ खेलना चाहिए क्योंकि आज उसकी किस्मत उसके साथ है। इसीलिए अब निक साइरस से कहता है कि वो इतने पैसे कमाना चाहता है जिससे उसे दोबारा लास वेगास ना आना पड़े। और इतना कहने के बाद निक जुआ खेलने वापस चला जाता है और इस बार वो अपने सारे पैसे दाव पे लगा देता है और यहाँ पे माहौल बहुत ही गंभीर हो जाता है। और जैसे ही निक के पत्ते खुलते हैं हमें पता लगता है कि निक अपने सारे पैसे हार चुका है, यहाँ तक कि जो $25,000 वो लेकर के आया था निक उन पैसों को भी हार चुका है। इसीलिए अब निक बहुत ही उदास हो जाता है और वो बैठ करके शराब पीने लगता है और वो अपने आप को बहुत कोसता है। इसीलिए वो एक के बाद एक शराब पीता ही जाता है और जल्दी ही बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने साइरस को पाता है। फिर साइरस निक को जूस पिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं लास वेगास सिर्फ तुमसे मिलने आया था क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। थोड़े दिनों पहले जब मैं सड़क पे चल रहा था तब मुझे एक आदमी मिला जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसने अपने शर्ट पे लिखा था कि प्लीज मुझे मत मारना। और इस चीज को देखने के बाद पहले मैं हंसा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मैं ही था और मैं भी अंदर से उतना ही डरा हुआ हूँ और मैं हर आदमी से डरता हूँ कि कहीं वो मुझे मार ना दे। इसीलिए मैं सोचने लगा कि मैं अपने आप को ताकतवर कैसे बनाऊं ताकि मैं दूसरे लोगों से ना डरूं। फिर मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता लगा और मुझे लगा कि तुम ही सही व्यक्ति हो जो मुझे सिखा सकते हो और मेरे अंदर के डर को भगा सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखो और बिल्कुल मुझे अपने जैसा बनाओ। और इस बात को सुनने के बाद निक कहता है कि तुम बच्चे हो और यहाँ से चले जाओ। तब साइरस कहता है कि मुझे बच्चा मत बुलाओ क्योंकि जब मैं 17 साल का था तभी मैं लखपति बन चुका था और अभी मैं करोड़पति हूँ। और इस बात को सुनने के बाद निक चौंक जाता है और कहता है कि तुमने इतने पैसे कैसे कमाए। तब उसने कहा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था और उसी से मैंने इतने पैसे कमाए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी निक साइरस की मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम घर जाओ। और इतना कहने के बाद वो वापस आकर के फिर से शराब पीने लगता है। तभी यहाँ पे डैनी के कुछ लोग आ जाते हैं और वो निक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक उन्हें बहुत ही ज्यादा मारता है और सारे लोगों को बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पे 2 लोग आते हैं और ये दोनों बेबी के लिए काम करते हैं और बेबी लास वेगास का माफिया बॉस है और उसकी बात कोई भी नहीं टालता। इसीलिए निक उन दोनों आदमियों के साथ चला जाता है और अब वो मिलता है बेबी से और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बेबी निक को बहुत पसंद करता है। इसीलिए बेबी निक से कहता है कि पूरे लास वेगास में तुम्हारा ही नाम चल रहा है अभी और हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं क्योंकि अभी अभी तुमने $5 लाख हारा है। और इतना कहने के बाद बेबी कहता है कि मैं अब तुम्हें डैनी के पास लेकर के चल रहा हूँ और डैनी अभी मेरे ही अड्डे पे है और उसका कहना है कि तुमने उसके 2 बॉडीगार्ड्स को गोली मारा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस किस्से को मैं जल्दी से जल्दी सुलझा दूं। और इतना कहने के बाद बेबी निक को लेकर के जाता है डैनी के पास और अब डैनी और निक दोनों आमने सामने होते हैं और बेबी डैनी से पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ। तब डैनी कहता है कि ये मेरे घर के अंदर घुसा, वो भी चोरी करने के बहाने से, लेकिन इसे मेरे घर पे सिर्फ $50,000 मिले। इसीलिए बौखला गया और इसने मेरे 2 बॉडीगार्ड्स को मार दिया और मुझे भी घायल कर दिया और अभी भी मेरे चेहरे पे घाव के निशान है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे घर के अंदर चल करके देख सकते हो। मेरे पूरे घर पे अभी भी इसके फिंगरप्रिंट्स हैं और वो बंदूक भी पड़ी है जिससे इसने मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स को मारा है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बेबी अब बात करता है निक से और कहता है कि अब मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। तब निक कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे वर्षों से जानते हो और क्या तुम्हें लगता है कि मैं बंदूक इस्तेमाल करूंगा किसी को मारने के लिए? और बेबी कहता है कि बिल्कुल नहीं। और इतना कहने के बाद बेबी डैनी को बताता है कि निक किसी को भी एक छोटी से छोटी चीज से मार सकता है और इसीलिए मैं इस बात का कभी भी विश्वास नहीं करूंगा कि निक ने बंदूक इस्तेमाल की है। और अब निक बताता है कि मैंने इसके दोनों बॉडीगार्ड्स को नहीं मारा बल्कि इसने खुद मारा है। और बेबी पूछता है कि ये अपने बॉडीगार्ड्स को क्यों मारेगा? तब निक बताता है क्योंकि अपने बॉडीगार्ड्स के सामने ही रो रहा था और वो भी एक औरत की तरह, जिससे अपने ही नजरों में गिर गया और ये चाहता था कि ये बात बाहर ना जाए, इसीलिए इसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को मार दिया। और बेबी कहता है कि आखिर ये रो क्यों रहा था? तब डैनी बताता है क्योंकि एक लड़की ने इसके योनि पे कैंची रखी थी और वो उसे थोड़ा थोड़ा कर करके काट रही थी। लेकिन अब इन सारी बातों को डैनी मानने से इनकार कर देता है। तब निक कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो अभी के अभी इसका पैंट उतारो और पैंट उतार करके देखो, तुम्हें बहुत सारे निशान मिलेंगे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद डैनी और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मैं कभी भी अपनी पैंट नहीं उतारूंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तब बेबी भी समझ जाता है कि निक ने कुछ भी नहीं किया। फिर भी बेबी निक को कहता है कि अब तुम्हें संभल करके रहना पड़ेगा क्योंकि डैनी तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और अब निक भी यहाँ से निकल जाता है और अगले दिन पहुंचता है सिल्वर स्पून कैफे में, जहाँ पे उसे फिर से साइरस मिलता है और साइरस कहता है कि मुझे
मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं जान चुका हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है और मुझे किसी से भी नहीं डरना है। इसीलिए मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो निक को एक लिफाफा देता है और उस लिफाफे में $5 लाख का चेक होता है और उसके साथ साथ एक नए देश की टिकट होती है। लेकिन निक इन सारी चीजों को देखने के बाद इस उपहार को लेने से इनकार कर देता है। तभी यहाँ पे डैनी आ जाता है बहुत सारे लोगों के साथ और वो निक को मारने ही वाला होता है। तभी साइरस गाना गाने लगता है जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और निक यहाँ से बाहर भाग जाता है। इसीलिए अब डैनी भी अपने सारे लोगों के साथ बाहर जाता है। तभी हम निक को देखते हैं जो छत पे छुपा हुआ है, लेकिन अब निक को फिर से एक बार वही झलकियां आती हैं और फिर से एक बार अटैक आता है और निक समझ जाता है कि अगर उसने अभी डैनी को नहीं मारा तब डैनी उसे जिंदगी भर परेशान करेगा। इसीलिए निक अब नीचे उतरता है और वो एक एक करके डैनी के सारे लोगों को मारने लगता है और वो अंत में डैनी को भी मार देता है। और डैनी को मारने के बाद एक गाड़ी से यहाँ से भागने लगता है। तभी उसके पास साइरस आता है और एक बार फिर से वो उसे वही लिफाफा देता है और कहता है कि इसमें $5 लाख है और एक नए देश की टिकट और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए तुम्हें ये लेना पड़ेगा। और अब निक भी इस उपहार को लेने के लिए मान जाता है और वो इन चीजों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और अब निक एक नए सफर पे निकल चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।